दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से काइजू नंबर 8 के मांगा की बात करने वाले हैं। और वैसे मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने चैनल पर काइजू नंबर 8 के मांगा की जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, आप सबको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही है। और इसीलिए मैं भी इन फ्यूचर कोशिश करूंगा कि मैं काइजू नंबर 8 की वीडियोस जल्दी से जल्दी ला सकूं, ताकि आपको भी मांगा की वीडियोस के लिए ज्यादा वेट ना करना पड़े। और वैसे अगर बात करें मांगा की स्टोरी की, तो अब तक की सारी वीडियोस के अंदर हमने काइजू नंबर 8 के मांगा के चैप्टर नंबर 42 तक कवर कर लिया है। और इसीलिए आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 43 और उसके आगे की स्टोरी को जानेंगे। और हाँ, आज मैं आपको जितनी स्टोरी बताऊंगा वो स्टोरी सच में बहुत कमाल की है। इसीलिए आप इस वीडियो को आज पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है और आज से पहले उसे हमारे चैनल के बारे में पता ही नहीं था, तो वो लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। उसके लिए वो सभी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें और हमेशा की तरह इस वाली वीडियो पर भी 2000 लाइक्स के एम को पूरा कर दें। बाकी वीडियो को लाइक करने के साथ ही आप सब कमेंट भी जरूर करें। आप कमेंट्स के अंदर गुड, वेरी गुड या फिर काइजू नंबर 8 जैसे वर्ड्स लिख सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स के अंदर कुछ और कहना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। मुझे आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है। तो चलिए अब हम इन सारी बातों को सेट करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि चीफ शिनोमिया काइजू नंबर 8 की हत्या पर रोक लगा देता है और सभी सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग के अंदर इस बात का फैसला लेता है कि वो काइजू नंबर 8 को मारने की बजाय उसे डिफेंस फोर्सेस के अंदर शामिल करेगा और काइजू नंबर 8 की पावर्स को दूसरे काइजूस के खिलाफ यूज करेगा। और फिर इसके लिए चीफ शिनोमिया काफ्का को एक मौका देता है और उसे सीधा डिफेंस फोर्सेस के यूनिट 1 में डाल देता है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि काफ्का की दोस्त किकोरू भी यूनिट 1 में आ जाती है और इसी यूनिट 1 का कमांडर जैन नारुमी होता है, जो कि पूरे जापान देश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस फोर्सेस मेंबर होता है। और फिर इसीलिए जब काफ्का और किकोरू दोनों यूनिट 1 को ज्वाइन कर लेते हैं, तब उसके बाद ही टोक्यो शहर के अंदर बहुत सारे एंट मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है। और फिर इसीलिए काफ्का एंड किकोरू अपने पूरे यूनिट 1 के साथ मिलकर अपने मिशन पर जाते हैं और उन सारे एंट मॉन्स्टर्स का खात्मा करते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, तभी काफ्का काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। और फिर अगले पल काफ्का के नीचे की जमीन टूटती है एंड जमीन के अंदर से काइजू नंबर 9 बाहर आता है, जिसने की अपनी बॉडी को एक दूसरे एंट मॉन्स्टर के साथ मर्ज कर लिया होता है। और अब इसीलिए काइजू नंबर 9 और काफ्का दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अब आगे तो चैप्टर नंबर 43 के स्टार्ट होते ही हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 9 सीधा जमीन से बाहर आकर काफ्का के सामने खड़ा हो जाता है एंड उसे इस नए रूप में देखकर काफ्का के तोते उड़ जाते हैं। और इसीलिए काफ्का उसे देखते हुए कहता है, तुम तो काइजू नंबर 9 हो। यहीं पर हमें पता लगता है कि काइजू नंबर 9 के बारे में सबको पता लग गया है। और इसीलिए उसके बारे में जानते ही बैटल ग्राउंड के अंदर किकोरू, नारुमी, हासेगावा और यहाँ तक की हेडक्वार्टर्स के अंदर भी सारे लोग शॉक हो जाते हैं। इधर काइजू नंबर 9 काफ्का से कहता है, अरे मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से काइजू नंबर 8 की रीडिंग्स मिल रही थी। मुझे तो लगा था यहाँ पर काइजू नंबर 8 है, लेकिन मुझे तो यहाँ कहीं भी काइजू नंबर 8 दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही काइजू नंबर 8 हो। अपने लिए इन बातों को सुनकर काफ्का चौंक जाता है एंड वो अपने मन में सोचने लगता है कि इस काइजू नंबर 9 ने मुझे ढूंढ लिया है, जिसका मतलब इसके अंदर भी काइजूस को ढूंढने की एबिलिटी है। लेकिन काफ्का इसके आगे कुछ सोच पाता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 9 काफ्का के ऊपर अटैक कर देता है एंड उसके अटैक से काफ्का के बाएं कंधे में एक बड़ा सा होल हो जाता है और काफ्का को बहुत ज्यादा इंजरी होती है। इस हमले की वजह से काफ्का बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और काफ्का को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन ये देखकर काइजू नंबर 9 कहता है, लगता है मुझे इसी तरीके से पता लगाना पड़ेगा कि तुम काइजू नंबर 8 हो या फिर नहीं। इधर दूसरी तरफ हम कमांडर नारुमी को देखते हैं, जो कि सीधा वायरलेस के जरिए ऑपरेशन रूम में बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या काइजू नंबर 8 ट्रांसफॉर्म हुआ या फिर नहीं। लेकिन ऑपरेशन रूम से उसे पता लगता है कि काइजू नंबर 8 ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है। ये बात सुनकर वाइस कमांडर हासेगावा कहता है, कमांडर नारुमी हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो फिर बहुत ही जल्द काइजू नंबर 8 मारा जाएगा। लेकिन ये बात सुनकर कमांडर नारुमी कहता है, जो काइजू नंबर 8 के सामने खड़ा है वो कोई आम काइजू नहीं है, बल्कि वो काइजू नंबर 9 है और इसीलिए ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर का सामना करने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। एंड फिर ये बोलकर कमांडर नारुमी सीधा काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ता है। लेकिन कमांडर नारुमी अपने 2 कदम बढ़ाता है कि तभी वो देखता है कि उसके सामने जमीन के अंदर से एक नया काइजू बाहर आ रहा है। लेकिन ये वाला काइजू भी काइजू नंबर 9 ही होता है और इसीलिए उसे देखकर नारुमी के होश उड़ जाते हैं एंड वो ये सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि काइजू नंबर 9 तो काफ्का के सामने है। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर से एक ऑफिसर इस चीज को नोटिस करता है और इसीलिए वो चिल्लाते हुए सबको ये बताता है कि कमांडर नारुमी के सामने एक और काइजू नंबर 9 अपीयर हुआ है। कमांडर नारुमी अपने सामने काइजू नंबर 9 को देखकर शॉक हो जाता है एंड वो अपने मन में ये सोचने लगता है कि आखिर उसके सामने एक दूसरा काइजू नंबर 9 कैसे आ सकता है। क्या उसने अपनी बॉडी से एक दूसरे पार्ट को स्प्लिट कर लिया है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि काइजू नंबर 9 की तरह दिखने वाले दो मॉन्स्टर्स हो। अब इस चीज को यूनिट 1 से शिनोबी नोटिस करती है और इसीलिए वो भी अपने मन में सोचती है कि अगर ये दूसरा वाला काइजू नंबर 9 कमांडर नारुमी को उलझाकर रखेगा तो कमांडर नारुमी सही टाइम पर काफ्का की मदद करने के लिए पहुंच नहीं पाएंगे। और इसीलिए वो ये सोचती है कि उसे भी कमांडर नारुमी की हेल्प करनी होगी। इसके लिए शिनोबी और उसके साथियों के सामने जो काइजू होता है वो सब मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो लोग ये नोटिस करते हैं कि उन्होंने जिस काइजू को मारा है वो काइजू एक बार फिर से जिंदा हो रहा है एंड उसकी बॉडी पार्ट्स एक बार फिर से उसकी बॉडी से जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद ही यूनिट 1 के सारे मेंबर्स इस बात को नोटिस करते हैं कि वो
सभी जिन काइजूस को मार रहे हैं वो सभी धीरे धीरे करके मरने के बाद जिंदा हो रहे हैं, जिसका मतलब ये था कि काइजू नंबर 9 के वहाँ पर आते ही ये सारे एंट मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और अब इसीलिए इन्हें मारना और खत्म करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही ऑपरेशन रूम के अंदर से ऑफिसर्स इस बात को नोटिस करते हैं कि यूनिट 1 वाले जिन भी एंट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं वो ना सिर्फ मरने के बाद फिर से जिंदा हो रहे हैं बल्कि धीरे धीरे करके उनकी पावर्स भी बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही धीरे धीरे करके मॉन्स्टर्स की गिनती भी बढ़ती जा रही है और बैटल ग्राउंड के ऊपर और ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। इसके बाद हम सीधा काफका को देखते हैं और जो काइजू नंबर 9 काफका के सामने होता है वो धीरे धीरे करके अपने ऑर्गन्स को फैलाने लगता है एंड वो धीरे धीरे करके हमले के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद काइजू नंबर 9 काफका को टारगेट कर लेता है और वो उस पर अटैक करने से पहले काफका से कहता है काइजू नंबर 8 अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और इसीलिए अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे अंदर जो महान काइजू की पावर्स हैं वो मैं तुमसे छीन लूंगा। और फिर ये बोलने के बाद ही काइजू नंबर 9 सीधा काफका पर हमला कर देता है। ये हमला सीधा काफका के पैर पर लगता है और उस वजह से काफका का पैर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर काफका सोचने लगता है कि काइजू नंबर 9 बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए वो उसके अटैक से भी डॉज नहीं कर पा रहा है और इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। और फिर अपने मन में ये बोलने के बाद ही काफका ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है लेकिन काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और इसीलिए वो मन में सोचता है कि आखिर वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी काफका ये नोटिस करता है कि उसके सामने काइजू नंबर 9 ने अपनी बॉडी को और ज्यादा बड़ा कर लिया है और अब उसके ऑर्गन्स भी काफी ज्यादा बड़े होकर फैल चुके हैं। ये बोलकर काइजू नंबर 9 एक और हमला तैयार करता है और वो हमला करने से पहले काफका से कहता है तो अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ काइजू नंबर 8। लेकिन ये बोलकर जैसे ही काइजू नंबर 9 काफका पर हमला करने वाला होता है वैसे हम ये देखते हैं कि कोई पीछे से आता है और वो काइजू नंबर 9 के सर पर अटैक करके उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है और वो और कोई नहीं बल्कि कीकोरू होती है जिसने कि वहां पर आकर काफका को बचा लिया होता है। लेकिन इसके बाद ही हम ये नोटिस करते हैं कि काइजू नंबर 9 की बॉडी जो कि अब 2 हिस्सों में कट चुकी थी वो दोनों ही पार्ट धीरे धीरे करके हील होने लगते हैं। हील होने के साथ ही काइजू नंबर 9 कीकोरू से पूछता है कि अब आखिर तुम कौन हो, जो सुनकर कीकोरू उससे कहती है कि तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें भी खत्म करने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर काइजू नंबर 9 को एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर कीकोरू और काफका काफी शॉक हो जाते हैं। इसके साथ ही चीफ शिनोमिया के साथ ही जितने भी ऑफिसर्स उन सबको हेडक्वार्टर्स के अंदर से देख रहे थे वो भी ये देखकर काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं। अब ये देखकर चीफ शिनोमिया इस बात को डिसाइड करते हैं कि अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो रही है और इसीलिए अब काइजू नंबर 9 को रोकने के लिए उन्हें खुद ही जाना पड़ेगा। लेकिन इतने में वाइस चीफ शिनोमिया को रोक देते हैं एंड वो चीफ से कहते हैं कि तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब वाइस चीफ शिनोमिया के दोस्त होते हैं और इसीलिए वो चीफ से कहते हैं इसाओ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत पावरफुल हो और तुम काइजू नंबर 6 के ऑर्गन से बने सूट को यूज करते हो, लेकिन शायद तुम इस चीज को भूल रहे हो कि तुम जब भी काइजू नंबर 6 से बने हुए अपने सूट को यूज करते हो तो उससे तुम्हारी बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है और इसीलिए अगर तुम अपने सूट को लगातार यूज करते रहोगे तो इससे बहुत ही जल्द तुम्हारी जान भी जा सकती है। वाइस चीफ की बातों को सुनकर चीफ शिनोमिया कहते हैं हाँ मैं इन बातों को जानता हूँ और इसीलिए लगता है कि मुझे ये सब अपनी नई पीढ़ी पर ही छोड़ना पड़ेगा। अब इसके आगे बैटलफील्ड के अंदर कीकोरू और काफका काइजू नंबर 9 के सामने होते हैं और इसलिए यहाँ पर कीकोरू काफका से कहती है काफका क्या तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। जो सुनकर काफका कीकोरू से कहता है लगता तो नहीं है क्योंकि मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ लेकिन पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहा है और मैं अपने काइजू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ। ये सुनकर कीकोरू काफका से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन सब के पीछे काइजू नंबर 9 का हाथ हो और उसी की वजह से तुम ट्रांसफॉर्म ना हो पा रहे हो। लेकिन इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 9 सीधा कीकोरू और काफका पर अटैक कर देता है। उसके अटैक को देखकर काफका कीकोरू से कहता है कीकोरू बचकर, वो अटैक कर रहा है। और फिर इसके बाद ही कीकोरू और काफका दोनों उसके अटैक से डॉज कर लेते हैं। इसके बाद ही कीकोरू काफका से कहती है काफका मैं सीधा जाकर काइजू नंबर 9 से फाइट करती हूँ और मैं लड़ाई में उसे उलझा कर रखती हूँ ताकि वो मुझसे लड़ने के अलावा और कुछ ना कर पाए और इसीलिए अगर काइजू नंबर 9 तुम्हें ट्रांसफॉर्म होने से रोक रहा है तो उस टाइम पर मौका देकर तुम ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। क्योंकि मुझे अभी कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन काफका इस टाइम पर मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत है, सो इसीलिए जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ ताकि हम इसे हरा सकें। ये सुनकर काफका भी जोर से कीकोरू से कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर इसके बाद ही कीकोरू कहती है तो चलो चलें। और फिर कीकोरू के ऐसा बोलते ही काफका और कीकोरू दोनों अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। काइजू नंबर 9 इस बात को नोटिस करता है कि वो दोनों उस पर अलग अलग डायरेक्शन से हमला करने वाले हैं और इसीलिए कटने के बाद जिस बॉडी को उसने जोड़ लिया था वो उसी बॉडी को एक बार फिर से 2 हिस्सों में बांट लेता है और फिर वो काफका और कीकोरू दोनों पर अटैक्स करने लगता है। अब ये सब देखकर कीकोरू और काफका दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से उसके अटैक्स को डॉज करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद ही काइजू नंबर 9 का एक हिस्सा सीधा कीकोरू को टारगेट करता है और उस पर एक जोरदार हमला करता है जो अटैक सीधा कीकोरू के पेट में लगता है और उस हमले की वजह से कीकोरू बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर काफका जोर से चिल्लाते हुए कहता है कीकोरू। लेकिन हम इस चीज को नोटिस करते हैं कि कीकोरू उस अटैक से रुकती नहीं है और वो सीधा तेजी से काइजू नंबर 9 पर अटैक करने आती है। ये देखकर काइजू नंबर 9 भी दंग रह जाता है और वो सोचने लगता है कि उसने इसके ऊपर इतना पावरफुल अटैक किया था लेकिन उस अटैक के बाद भी ये मुझे मारने आ रही है। इधर कीकोरू जो पूरी तेजी से काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ रही थी वो उस टाइम पर अपने मन में सोचने लगती है कि वो इस बार बिल्कुल भी नहीं हार सकती और इस बार उसे सबको बचाना ही होगा। और फिर ये बोलने के बाद ही कीकोरू बहुत तेजी से मूव करते हुए काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक्स करने लगती है और इस टाइम पर कीकोरू इतनी फास्ट होती है कि काइजू नंबर 9 भी उसके अटैक से बच नहीं पाता है। इधर हेडक्वार्टर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि कीकोरू की फाइटिंग स्किल्स को देखकर वाइस चीफ शिनोमिया से कहता है क्या बात है, इसके स्किल्स तो काफी इंप्रूव हो चुके हैं, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना कुछ कर पाएगी। इसके बाद ही वाइस चीफ शिनोमिया से कहता है इसाओ तुम्हारी बेटी कीकोरू को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं कीकोरू को नहीं बल्कि उसकी माँ को देख रहा हूँ क्योंकि वो भी जब इसकी उम्र की थी तो वो भी बहुत पावरफुल थी। इसके आगे हम फिर से कीकोरू को देखते हैं जो कि बहुत हिम्मत के साथ काइजू नंबर 9 के सामने खड़ी होती है। यहाँ पर कीकोरू बहुत ज्यादा इंजर्ड और थकी हुई है लेकिन तब भी वो सबको बचाने की कोशिश कर रही है। अब इसके
बाद ही हमें कीकोरू की मेमोरीज के अंदर उसका बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब कीकोरू बहुत छोटी होती है तब वो टीवी पर अपनी मॉम को देख रही होती है। कीकोरू टीवी पे देखती है कि उसकी मॉम भी एक डिफेंस फोर्सेस की ट्रुप मेंबर है। यहीं पर ही हमें पता लगता है कि कीकोरू की मदर का नाम हिकारी शिनोमिया है, जो कि डिफेंस फोर्सेस के यूनिट 2 की कमांडर होती है। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि कीकोरू की मदर भी एक बहुत ही पावरफुल ट्रुप मेंबर है, और जिस तरह से डिफेंस फोर्सेस के चीफ यानी कि इसाओ शिनोमिया काइजू नंबर 2 के ऑर्गन से बने हुए सूट को पहनते हैं, ठीक उसी तरह से कीकोरू की मदर यानी कि हिकारी शिनोमिया काइजू नंबर 4 के ऑर्गन से बने हुए सूट को पहनती है। और इस टाइम पर उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल काइजू को मारा होता है, एक ऐसा काइजू जिसे और कोई भी नहीं मार पा रहा था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब कीकोरू अपने स्कूल में अपने क्लासमेट्स के साथ होती है तब उस टाइम पर वो टीवी पर ये सब कुछ देख रही होती है, और इसीलिए यहाँ पर कीकोरू की मदर को देखकर सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। और इसीलिए जब कीकोरू खुश होकर सबको बताती है कि वो उसकी मॉम है, तब सब लोग कीकोरू के लिए भी काफी खुश होते हैं। एंड कीकोरू को ये जानकर बहुत प्राउड महसूस होता है कि उसकी मदर डिफेंस फोर्सेस की एक बहुत ही पावरफुल ट्रुप मेंबर है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा कीकोरू का घर देखते हैं। यहाँ पर हमें देखते हैं कि कीकोरू की मदर यानी कि हिकारी शिनोमिया अपने घर आती है, लेकिन उनके घर आते ही कीकोरू ने देखती है और वो खुशी से अपनी मॉम के ऊपर कूद जाती है और वो अपनी मदर से कहती है वेलकम बैक मॉम। ये देखकर उसके फादर वहाँ पर आते हैं और वो कीकोरू से कहते हैं कीकोरू बेटा ऐसा नहीं करते, तुम्हारी मम्मी बहुत ज्यादा थकी हुई है, उन्हें आराम करने दो। लेकिन अगले पल हमें देखते हैं कि कीकोरू की मदर कीकोरू के साथ बहुत जोर जोर से खेलने लगती है और कीकोरू और उसकी मदर दोनों हंसने लगते हैं। यहीं पर ही कीकोरू भी अपनी मॉम को बताती है कि जब वो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें टीवी पर देख रही थी तब उसने अपने सारे दोस्तों को बताया था कि वो उसकी मॉम है। एंड ये सुनकर उसके सारे दोस्तों ने उससे कहा था कि उसकी मॉम बहुत कूल है। ये सुनकर कीकोरू की मदर उससे कहती है क्या बात है बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इसके बाद ही कीकोरू ये नोटिस करती है कि उसकी मॉम के हाथ पर पट्टी लगी है, और इसीलिए पट्टी देकर वो अपनी मॉम से पूछती है मम्मी क्या आपको चोट लगी है? जिस पर उसकी मॉम कीकोरू से कहती है नहीं बेटा कुछ खास नहीं, वो क्या है ना आज का मॉन्स्टर कुछ ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तब भी तुम्हारी मॉम ने उसे हरा दिया और इसीलिए देखो सब कुछ ठीक है। इसके बाद ही कीकोरू अपनी मॉम से कहती है मम्मी मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करूंगी और फिर उसके बाद ही मैं आपकी सुरक्षा करूंगी, जिसके बाद आपको कभी भी चोट नहीं लगेगी एंड कोई भी काइजू आपको कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर कीकोरू की मदर हंसती है एंड वो कीकोरू को देखकर उससे कहती है ठीक है बेटा कीकोरू, लेकिन हाँ अगर तुम कभी मुसीबत में आओगी तो तुम्हारी मॉम भी तुम्हें बचाएगी, ठीक है। लेकिन अब इसके अगले सीन में हमें पता लगता है कि अब कीकोरू की मदर मर चुकी है। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि कुछ टाइम पहले शहर के ऊपर काइजू नंबर 6 ने अटैक कर दिया था और उसी काइजू नंबर 6 के हमले के अंदर डिफेंस फोर्सेस के 200 ट्रुप मेंबर्स और 3 कमांडर्स मारे गए, जिन कमांडर्स में कीकोरू की मदर भी शामिल थी। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि कीकोरू की मदर ने अपने मरने से पहले काइजू नंबर 6 का बहुत ही डटकर सामना किया और उन्हीं की वजह से डिफेंस फोर्सेस वाले काइजू नंबर 6 को खत्म कर पाए थे। इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि कीकोरू की मदर ने बहुत सारे ट्रुप मेंबर्स को बचाया भी था, और इसीलिए अगर कीकोरू की मदर फाइट में ना होती तो शायद से काइजू नंबर 6 से फाइट करते हुए सिर्फ 200 नहीं बल्कि 200 से भी बहुत ज्यादा ट्रुप मेंबर्स मारे जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम ये नोटिस करते हैं कि सभी लोग कीकोरू की मदर के फ्यूनरल पर आते हैं। यहाँ कीकोरू को बहुत बड़ा सदमा लगता है और इसीलिए वो बैठे बैठे रोने लगती है और वो खुद से कहती है कि वो बहुत बड़ी झूठी है। उसने अपनी मॉम से कहा था कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाई। मैं बहुत बड़ी झूठी हूँ, मुझे माफ कर देना मॉम। लेकिन फिर ये सब बोलकर कीकोरू अपने फादर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कीकोरू ये नोटिस करती है कि उसकी मॉम के मरने के बाद से उसके डैड बिल्कुल बदल चुके हैं। अब वो हमेशा बहुत सीरियस रहते हैं एंड अब वो कीकोरू से भी पहले की तरह हंसकर बात नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद ही हम ये भी जानते हैं कि उसी दिन कीकोरू एक कसम खाती है एंड वो अपनी मदर से कहती है कि मम्मी मैं आपको बचा नहीं पाई, लेकिन मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं आज के बाद सबको प्रोटेक्ट करूंगी और मैं जब तक बैटल ग्राउंड पर रहूंगी तब तक मैं अपने किसी भी कॉमरेड को मरने नहीं दूंगी। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि कहानी फिर से प्रेजेंट में आ गई है और यहाँ पर कीकोरू बिना रुके काइजू नंबर 9 से फाइट कर रही है। इसके बाद ही कीकोरू काइजू नंबर 9 पर अटैक करती है और अपने वेपन से उसका एक हाथ काट देती है, और हाथ काटने के बाद भी कीकोरू उसकी तरफ बढ़ती रहती है। ये देखकर काइजू नंबर 9 काफी डर जाता है और इसीलिए वो कीकोरू से खुद को बचाने के लिए अपनी बॉडी पार्ट्स को फुलाने लगता है ताकि वो वहाँ पर ब्लास्ट करके कीकोरू को मार सके। अब हेडक्वार्टर्स के अंदर जो भी लोग ये सब देख रहे होते हैं वो सभी ये देखकर काफी डर जाते हैं एंड उन सबको ऐसा लगता है कि अब कीकोरू मरने वाली है। अब इधर दूसरी तरफ काफका दूसरे वाले काइजू नंबर 9 से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो भी कीकोरू को देखकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कीकोरू, और जैसे काफका ये बोलता है वैसे वो वाला काइजू नंबर 9 जो कि कीकोरू के पास होता है उसका थोड़ी देर के लिए ध्यान भटक जाता है और वो काफका की तरफ देखने लगता है। लेकिन कीकोरू इस मौके का फायदा उठाती है और वो काइजू नंबर 9 के ऊपर सीधा ट्रुप स्टाइल एक्स टेक्निक का 6th फॉर्म यूज करती है, जिसके बाद हम ये देखते हैं कि कीकोरू काइजू नंबर 9 की बॉडी को कई हिस्सों में काट देती है। इसके बाद ही कीकोरू काफका को देखकर जोर से चिल्लाती है और वो काफका से कहती है काफका यही सही मौका है, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। काफका को भी ये मौका बिल्कुल ठीक लगता है और इसीलिए वो भी ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। लेकिन इसके अगले पल वो ये नोटिस करता है कि वो छोटा सा फ्लाइंग काइजू जिसने उसकी बॉडी में आकर उसे काइजू नंबर 8 बनाया था वो काफी बड़ा होकर उसके पीछे आ गया है। लेकिन काफका जैसे पीछे मुड़कर उसे देखता है वैसे वो नोटिस करता है कि वो काइजू नंबर 8 बन गया है। लेकिन वो ये भी देखता है कि उसने अपने हाथों से कीकोरू को मार दिया है। और फिर जब वो अपने सामने देखता है तब वो ये देखता है कि उसने सिर्फ कीकोरू को नहीं बल्कि मीना को, वाइस कैप्टन सोशिरो को और यहाँ तक अपने दोस्त रेनो को भी मार दिया है। और फिर इसके बाद काफका ये देखता है कि वो फिर से ह्यूमन बन गया है, लेकिन उसके हाथों में उसके दोस्तों का खून लगा है। अब असल में यहाँ पर काफका ये सब अपने मन में सोच रहा होता है और वो ये इसीलिए सोच रहा होता है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि अगर वो एक बार फिर से काइजू नंबर 8 बनेगा तो उसकी बॉडी एक बार फिर से उसके काबू से बाहर हो जाएगी और वो ना चाहते हुए अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचा देगा। और इसीलिए इधर रियलिटी में हम ये देखते हैं कि काफका एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। ये देखकर कीकोरू भी दंग रह जाती है और इधर हेडक्वार्टर्स के अंदर जो ऑफिसर इस चीज को मॉनिटर कर रहा होता है वो भी चिल्लाते हुए सभी सीनियर ऑफिसर्स को बताता है कि मॉन्स्टर नंबर 8 का ट्रांसफॉर्मेशन एक बार फिर
से फेल हो गया है एंड इस बार भी वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया है। और इसीलिए वो सभी लोग ये समझ जाते हैं कि इन सब में काइजू नंबर 9 का कोई हाथ नहीं है और काइजू नंबर 9 ने काफका को काइजू बनने से नहीं रोका है, बल्कि वो काफका खुद ही है जो कि काइजू नहीं बन पा रहा है। यहाँ तक कि खुद काफका भी ये समझ आता है कि उसके काइजू नंबर 8 ना बनने का रीजन वो खुद ही है। लेकिन इतने में हम ये देखते हैं कि जिस वाले काइजू नंबर 9 को कीकोरू ने कई हिस्सों में काट दिया होता है वो एक बार फिर से हील हो जाता है और एक बार हील होने के साथ ही वो काफका और कीकोरू दोनों पर अटैक कर देता है। उसके अटैक की वजह से कीकोरू और काफका दोनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और काफका के शरीर के कई हिस्सों से खून निकलने लगता है। और जब ऐसी हालत में काफका जमीन पर पड़ा होता है तब वो खुद से कहता है कि वो काइजू नंबर 8 में इसीलिए ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो डरता है और उसे इस बात का डर लग रहा है कि काइजू नंबर 8 उसकी बॉडी पर फिर से हावी हो जाएगा और वो यहाँ पर उसके सारे साथियों को मार देगा और अपने इसी डर की वजह से मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर काफका पूरी तरह से हिम्मत हार चुका होता है वहीं पर वो नोटिस करता है कि कीकोरू उसके सामने खड़ी है और कीकोरू ने काइजू नंबर 9 के ऊपर अपनी बंदूक तान रखी है। कीकोरू काइजू नंबर 9 से कहती है मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना और फिर ये बोलकर वो काइजू नंबर 9 के ऊपर फायरिंग करने लगती है ताकि वो उसे खुद से और काफका से दूर रख सके। और फायरिंग के दौरान ही वो काइजू नंबर 9 से ये भी कहती है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि कमांडर मीना, वाइस कैप्टन सोशिरो, रेनो और हमारे बाकी सारे साथी कोई भी कमजोर नहीं है और इसीलिए मॉन्स्टर हमें कम समझने की कोशिश मत करना। अब कीकोरू की इन बातों को सुनकर काफका अपने सर को नीचे कर लेता है और वो खुद से कहता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ और मैंने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपने दोस्तों को मार दूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे सारे दोस्त बहुत पावरफुल हैं, वो सब बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कूल है और इसीलिए मुझे अपने दोस्तों पर भरोसा करना होगा। और फिर ये बोलने के बाद ही काफका खड़ा होता है और वो जोर से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर काइजू नंबर 9 उसकी तरफ देखता है और साथ ही कीकोरू भी ये समझ जाती है कि अब काफका ने कर दिखाया है और इसीलिए वो जैसी पीछे मुड़ती है वैसी वो देखती है कि काफका काइजू नंबर 8 बन चुका है। लेकिन कीकोरू काफका से कहती है तुमने बहुत टाइम लगा दिया काफका हिबिनो। इसके बाद ही बैटलफील्ड में दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि वहाँ पर यूनिट 1 का वाइस कमांडर हासेगावा, प्लाटून लीडर शिनोमे और बाकी सारे ट्रूप मेंबर्स फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर सभी ट्रूप मेंबर्स एंड मॉन्स्टर्स के ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं और वाइस कमांडर हासेगावा सभी से वायरलेस के जरिए बोल रहा होता है कि उन सबको कुछ भी करके इन सभी मॉन्स्टर्स को इस इलाके से बाहर जाने से रोकना होगा क्योंकि अगर ये मॉन्स्टर्स इलाके से बाहर चले गए तो फिर ये लोग सिविलियंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इधर ये देखकर शिनोम भी सबसे कहती है कि ये मॉन्स्टर्स तो बहुत सारे हैं और इसीलिए इन सबको खत्म करने के लिए उन्हें कुछ तो करना ही होगा। लेकिन इसके बाद ही शिनोम ये देखती है कि उसके और बाकी सबके वायरलेस पर एक मैसेज आता है और हेडक्वार्टर से उन सबको बताया जाता है कि अब काफका हिबिनो काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इसके बाद हम सीधा काफका को देखते हैं जो कि इस टाइम पर कीकोरू के साथ खड़ा होता है एंड उन दोनों के सामने काइजू नंबर 9 होता है। काफका को देखकर काइजू नंबर 9 उससे कहता है तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, तो तुम ही हो काइजू नंबर 8। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 9 अपने मुंह को सीधा आसमान की तरफ करता है और वो अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक साउंड निकालने लगता है जो कि असल में बाकी सारे मॉन्स्टर्स के लिए एक सिग्नल होता है। और इसीलिए उसके ऐसा करते हम ये देखते हैं कि जितने भी मॉन्स्टर्स वहाँ पर मर चुके थे वो सब धीरे धीरे करके हील हो जाते हैं और वापस से जिंदा हो जाते हैं। अपने आसपास के मॉन्स्टर्स को फिर से जिंदा होते हुए देखकर कीकोरू डर जाती है और वो उन मॉन्स्टर्स को बड़ी हैरानी से देखने लगती है। लेकिन तभी काफका कीकोरू के कंधे पर हाथ रखता है और वो कीकोरू से कहता है तुम्हारा शुक्रिया कीकोरू, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं खुद पर भरोसा कर पा रहा हूँ। हाँ वैसे अभी भी खुद पर पूरा भरोसा तो नहीं है लेकिन हाँ तब भी मुझे यकीन है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन इससे भी बढ़कर मुझे तुम सब पर भरोसा है और इसीलिए मैं जानता हूँ कि जब तक तुम लोग मेरे साथ हो तब तक तुम लोग मेरे हाथों कुछ भी गलत नहीं होने दोगे। और फिर ये बोलकर काफका कीकोरू को देखकर स्माइल करने लगता है। लेकिन फिर इसके आगे काफका कीकोरू से कहता है कीकोरू इस काइजू नंबर 9 को मैं देखता हूँ, तुम जाकर इन सारे एंड मॉन्स्टर से निपटो। ये सुनकर कीकोरू से कहती है लेकिन हाँ मैं तुम्हारे कहने पर इन सारे एंड मॉन्स्टर से फाइट कर रही हूँ और इसीलिए तुम भी मेरे कहने पर इस काइजू नंबर 9 को खत्म कर दो और हाँ अगर तुम काइजू नंबर 9 को नहीं मार पाए ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जो सुनकर काफका कीकोरू से कहता है फिक्र मत करो, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी क्योंकि आज ये काइजू नंबर 9 मेरे हाथों से खत्म होने वाला है। और फिर ये बोलकर काफका तेजी से काइजू नंबर 9 की तरफ भागते हुए जाता है और दूसरी तरफ कीकोरू अपने गन की मदद से सारे एंड मॉन्स्टर्स के ऊपर फायरिंग कर देती है। इधर काफका भागते हुए सीधा काइजू नंबर 9 के पास आता है लेकिन उसे देखकर काइजू नंबर 9 उससे कहता है मैं जानता हूँ कि पिछली बार जब हम मिले थे तो तुमने मेरी हालत बहुत बुरी कर दी थी लेकिन इस बार सब बदल चुका है और इसीलिए इस लड़ाई के अंदर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर ये बोलने के बाद ही काइजू नंबर 9 अपने दोनों हाथों को बहुत बड़ा कर लेता है और उनसे काफका पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो काफका पर अटैक करता है कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि काफका बहुत तेजी से उसकी एंट बॉडी से आर पार हो जाता है और जब काफका बाहर आता है तभी उसके हाथ में उस एंट का कोर होता है। ये देखकर काइजू नंबर 9 हक्का बक्का रह जाता है और वो काफका की तेजी देखकर सोचने लगता है कि आखिर इसने मेरे एंट की बॉडी से कोर कब निकाल लिया। लेकिन कोर को हाथ में लेकर काफका उससे कहता है कि जब तुम कीकोरू से फाइट कर रहे थे तो मैंने तुम्हें नोटिस किया था और तभी मैं जान गया था कि तुम्हारी बॉडी का कोर कहाँ पर है। लेकिन हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 9 अभी भी मूव कर पा रहा है एंड वो लगातार बिना रुके काफका पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसके सारे अटैक्स काफका को छू भी नहीं पाते हैं और काफका बड़े आराम से उसके अटैक्स के सामने चलता रहता है। इसके बाद ही काफका अपने पैरों पर जोर देता है और वहाँ से सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर भागने लगता है। इसके बाद ही काफका जंप करके बहुत ऊपर चला जाता है और वो हवा में इतना ऊपर आ जाता है कि काइजू नंबर 9 भी उसे नीचे से देख रहा होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही काफका अपनी बॉडी का पूरा जोर लगा के नीचे आता है। उसे देखकर काइजू नंबर 9 भी सोचने लगता है कि आखिर काइजू नंबर 8 करने के वाला है। लेकिन काइजू नंबर 8 यानी कि काफका बहुत तेजी से नीचे आ रहा होता है एंड वो काइजू नंबर 9 को देखते हुए अपना पंच तैयार करता है और वो चिल्लाते हुए काइजू नंबर 9 से कहता है तैयार हो जाओ काइजू नंबर 9 क्योंकि अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। और फिर ये बोलकर वो सीधा काइजू नंबर 9 पर बहुत तेजी से पंच मारता है और काफका का पंच इतना पावरफुल होता है कि उस पंच की वजह से काइजू
काइजू नंबर 9 की बॉडी और वो जिस एंड मॉन्स्टर की बॉडी से कनेक्टेड था वो बॉडी दोनों ही पूरी तरह से फट जाती है और उसके सभी ऑर्गन्स आसपास फैल जाते हैं। इस अटैक को देखकर जो ऑफिसर हेडक्वार्टर्स के अंदर ये सब मॉनिटर कर रहा था वो भी काफी दंग रह जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि उसने भी आज से पहले इतना पावरफुल अटैक कभी नहीं देखा था। इसके साथ ही हम बैटल ग्राउंड पर काफका को देखते हैं जो कि अब काइजू नंबर 9 को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका था। लेकिन इसके बाद भी हम ये देखते हैं कि काइजू नंबर 9 काफी ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी धीरे धीरे करके खुद को हील कर रहा है, और यहीं पर ही काइजू नंबर 9 खुद में सोचने लगता है कि अब अगर उसे पूरी तरह से हील होना है तो उसे अपनी बॉडी के दूसरे हिस्से को खुद में मिलाना पड़ेगा, और फिर इसके लिए काइजू नंबर 9 अपने दूसरे हिस्से को सिग्नल भेजता है ताकि वो जल्दी से आकर उसके साथ मर्ज हो जाए। लेकिन तभी हम दूसरे हिस्से को देखते हैं जिसके साथ इस टाइम पर कमांडर नारुमी फाइट कर रहा होता है। हालांकि यहाँ पर ही जब कमांडर नारुमी काइजू नंबर 9 के दूसरे हिस्से से फाइट कर रहा होता है तभी वाइस कैप्टन हासेगावा उससे वायरलेस के जरिए कहता है, कमांडर नारुमी, काइजू नंबर 8 ने काइजू नंबर 9 को हरा दिया है, लेकिन अभी इस टाइम पर वो किकोरू शिनोमिया के साथ अकेला है और इसीलिए अगर इस बार भी वो काबू से बाहर हो गया तो वो किकोरू को नुकसान पहुंचा सकता है। अब कमांडर नारुमी जैसे इस बात को सुनता है वैसे वो भी ये समझ जाता है कि उसे अब कुछ करना ही होगा, और फिर इसके लिए वो पोजीशन लेता है एंड फिर अपनी रिलीज फोर्स को एक्टिवेट करते हुए वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं काइजू नंबर 8 के पास जा रहा हूँ। और फिर जैसे वो ये बोलता है वैसे हम ये देखते हैं कि कमांडर नारुमी का रिलीज फोर्स 98% है, जो कि डिवीजन 3 की कमांडर मीना से भी 2% ज्यादा है। लेकिन अब क्योंकि इस टाइम पर कमांडर नारुमी के सामने काइजू नंबर 9 का दूसरा हिस्सा होता है, इसीलिए उसके लिए पहले उसे खत्म करना जरूरी होता है, और फिर इसीलिए कमांडर नारुमी अपने तलवार को तैयार करता है और वो उससे काइजू नंबर 9 के बॉडी पार्ट्स को काटने लगता है। लेकिन देखते ही देखते कमांडर नारुमी अपने तलवार को मॉडिफाई करके उसे गन बना देता है और फिर वो उस गन से काइजू नंबर 9 पर फायरिंग करने लगता है। ये देखकर काइजू नंबर 9 ये समझ जाता है एंड वो कमांडर नारुमी से कहता है कि अब मैं जान चुका हूं कि ये तुम्हारा कस्टम वेपन है जिसे तुम तलवार और बंदूक दोनों तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन फिर ये बोलने के बाद ही काइजू नंबर 9 भी उसके ऊपर अटैक्स करने लगता है, लेकिन कमांडर नारुमी उसके सारे अटैक्स से बचता रहता है और वो फायरिंग को जारी रखता है। अब कमांडर नारुमी इतने पावरफुल तरीके से काइजू नंबर 9 पर अटैक्स कर रहा होता है कि उसके लिए बचना काफी मुश्किल हो जाता है, और फिर इसके लिए वो अपनी बॉडी से कई सारे टेंटिकल्स निकालता है और उन्हें धीरे धीरे करके जमीन में घुसा के फैलाने लगता है और उन्हें लंबा करते करते पूरे बैटल ग्राउंड में फैला देता है। और फाइट करते करते कुछ टाइम बाद ही वो कहता है, तो चलो अब मैं सीख चुका हूँ। और फिर ये बोलने के बाद ही वो जगह जगह से अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालता है और एक एक करके उन सबको ब्लास्ट करवा देता है, जिससे कि पूरे बैटल ग्राउंड के ऊपर जगह जगह पर ब्लास्ट होने लगते हैं। इधर हेडक्वार्टर्स के अंदर जो ऑफिसर होता है जो कि इन सबको मॉनिटर कर रहा होता है उसे बहुत ज्यादा शौक लगता है और इसीलिए वो काइजू नंबर 9 के बारे में सीनियर ऑफिसर्स को बताता है, जिसके बाद ही स्टेटस को सुनते ही वाइस चीफ ये समझ जाते हैं कि काइजू नंबर 9 धीरे धीरे फाइट करके इवॉल्व हो रहा है और वो जिससे भी फाइट कर रहा है वो उसकी फाइटिंग टेक्निक्स को सीखता जा रहा है। ये सुनकर चीफ शिनोमिया भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल यही बात है, क्योंकि जब डिवीजन 3 का काइजू नंबर 9 से सामना हुआ था तब उनके रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इतना कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अभी यहाँ पर काइजू नंबर 9 काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इसीलिए इसका मतलब यही होता है कि वो जैसे जैसे हमारे ट्रूप मेंबर्स से फाइट करता जा रहा है वैसे वैसे वो सीखता जा रहा है और अपनी पावर्स को बढ़ा के इवॉल्व होता जा रहा है। मतलब कि ये काइजू नंबर 9 एक वायरस की तरह है और इसीलिए अगर हमने इसे जल्दी खत्म नहीं किया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब हेडक्वार्टर्स के अंदर जितने भी ऑफिसर्स इस बात को सुनते हैं वो सब के सब चीफ शिनोमिया की बात को सुनकर बहुत डर जाते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि उन सबने आज से पहले ऐसा काइजू कभी नहीं देखा था। लेकिन बैटल ग्राउंड के ऊपर हम ये देखते हैं कि कमांडर नारुमी के ऊपर इन सारी बातों को सुनने के बाद भी कोई असर नहीं होता है एंड वो वायरलेस के जरिए अपने सीनियर से कहता है, मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ये काइजू नंबर 9 मेरे लिए मुसीबत बनेगा तो मैं इसके लिए और बड़ी मुसीबत बन जाऊंगा। अब इधर जैसे ही काइजू नंबर 9 कमांडर नारुमी को देखता है वैसे वो भी काफी शौक हो जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले वहाँ पर हर जगह ब्लास्ट किए थे, लेकिन वो देखता है कि उन सारे ब्लास्ट से भी कमांडर नारुमी को कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद ही कमांडर नारुमी कहता है, लगता है मेरा सूट थोड़ा वार्म अप हो गया है, सो इसीलिए अब टाइम आ गया तुम्हारा शिकार करने का। और फिर ये बोलकर कमांडर नारुमी जैसे काइजू नंबर 9 को देखता है वैसे काइजू नंबर 9 उसे देखकर बहुत डर जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो ये देखता है कि कमांडर नारुमी की आंखें पूरी तरह से बदल चुकी हैं। उसकी आंखों को देखकर काइजू नंबर 9 कहता है, ये आंखें आखिर क्या इन आंखों में, ये तो किसी मॉन्स्टर की आंखें लगती हैं। लेकिन वो इसके आगे कुछ बोलता कि उससे पहले वो ये देखता है कि कमांडर नारुमी ने उस पर फायरिंग करके उसकी छाती में बड़ा सा छेद कर दिया है। वो अपने मन में सोचता है, मुझे तो लगा था मैंने इस हमले को डॉज कर लिया है, लेकिन उसने मुझ पर हमला कर दिया, आखिर कैसे। अब इसके बाद ही हम सीधा चीफ शिनोमिया को देखते हैं जो कि हमें कमांडर नारुमी की इन नई आंखों के बारे में बताते हैं। चीफ शिनोमिया कहते हैं, RT-0001 जैन नारुमी का एक पावरफुल वेपन। ये बेसिकली ऐसा वेपन है जिसे मॉन्स्टर नंबर 1 की आंखों से बनाया गया था, और इसके साथ ही जितने भी नंबर्ड काइजू से वेपन्स बनाए गए हैं ये वेपन उन सब में सबसे पुराना है। अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि कमांडर नारुमी काइजू नंबर 9 के ऊपर और भी अटैक्स करता है, और काइजू नंबर 9 चाहकर भी उन अटैक्स से बच नहीं पाता है, और इसीलिए वो खुद से कहने लगता है कि आखिर मैं इन अटैक्स से बच क्यों नहीं पा रहा हूँ, और ये सारे अटैक्स मेरे मूव करने से पहले मुझ पर लग रहे हैं, आखिर ये सब कैसे हो रहा है। अब इसके आगे हम फिर से चीफ शिनोमिया को देखते हैं जो कि कमांडर नारुमी की आंखों में लगे हुए इस खास वेपन के बारे में और ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। वो बताते हैं कि जैन नारुमी की आंखों में जो वेपन फिट है उसे मॉन्स्टर नंबर 1 की आंखों से बनाया गया था, और मॉन्स्टर नंबर 1 की आंखों में एक ऐसी पावर थी जिस पावर की मदद से वो ये जान जाता था कि उसके सामने खड़ा कोई भी लिविंग बीइंग कब क्या मूव करने वाला है। असल में काइजू नंबर 1 अपनी आंखों से किसी भी बीइंग के इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकता था, और इसीलिए वो किसी भी लिविंग बीइंग के ब्रेन सिग्नल्स को देखकर ये पता लगा लेता था कि उसके सामने खड़ा लिविंग बीइंग कब कौन सा मूव करने वाला है, और इसीलिए वो लिविंग बीइंग चाहे ऊपर जाए, नीचे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए या फिर आगे या पीछे जाए, मॉन्स्टर नंबर 1 सब कुछ जान जाता था। और इसीलिए अगर रिपोर्ट्स की माने तो काइजू नंबर 1 को लेकर ऐसा कहा जाता है कि उसके अटैक से बचना इम्पॉसिबल है। लेकिन अब उस काइजू नंबर 1 की आंखों में जो पावर्स थी वो
पावर अब जैन नारुमी की आंखों में है और इसीलिए अब जैन नारुमी के अटैक से बचना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम फिर से लड़ाई की ओर आते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर नारुमी बिना रुके काइजू नंबर 9 पर अटैक्स कर रहा होता है और काइजू नंबर 9 ये समझ भी नहीं पा रहा होता है कि आखिर उसके लाख कोशिशों के बाद भी वो अटैक से बच क्यों नहीं पा रहा है। इसके बाद ही कमांडर नारुमी काइजू नंबर 9 की बॉडी के अंदर देखकर ये जान जाता है कि उसका कोर कहाँ पर है और इसीलिए कोर के बारे में जानते ही वो काइजू नंबर 9 के ऊपर सीधा अपना ट्रूप स्टाइल बेयोनेट टेक्निक सेकंड फॉर्म यूज करता है, जिसे वो कहता है स्लैशिंग फायर। और फिर अपने इस अटैक से कमांडर नारुमी उस काइजू नंबर 9 की पूरी बॉडी को कई हिस्सों में काट देता है और साथ ही वो उसके कोर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से काइजू नंबर 9 खत्म हो जाता है। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं वो वायरलेस के जरिए सभी को बताते हैं कि कमांडर नारुमी और काइजू नंबर 8 दोनों ने मिलकर काइजू नंबर 9 को मिटा दिया है और अब काइजू नंबर 9 पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके साथ ही वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि बैटल ग्राउंड के दूसरे हिस्सों पर जो मॉन्स्टर्स थे उन्हें भी धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है और अब कोई भी मॉन्स्टर दोबारा से रिवाइव नहीं हो रहा है। और इसीलिए ये सब देखकर ऑपरेशन रूम के अंदर सभी लोग बहुत खुश होते हैं एंड वो सभी चिल्लाते हुए चीयर करने लगते हैं। इस खबर से बाकी सारे ट्रूप मेंबर्स भी काफी खुश होते हैं। और इधर हेडक्वार्टर्स के अंदर हम ये देखते हैं कि वाइस चीफ शिनोमिया से कहते हैं, इसाओ तुम्हारी बेटी कीकोरू तो काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। जो सुनकर चीफ शिनोमिया कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और जब नारुमी कीकोरू जितना था तब वो भी ऐसा ही था। ये नए जनरेशन के बच्चे हमेशा मुझे सरप्राइज करते हैं, सच में इन सब की ताकत तो कमाल की है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि काफका और कीकोरू भी ये सब देख रहे होते हैं और इसीलिए वो दोनों आपस में फिस्ट बम्प करते हैं। इसके बाद ही चीफ शिनोमिया वायरलेस के जरिए कहता है, नारुमी, काफका और कीकोरू, शाबाश, तुम सबने बहुत बढ़िया काम किया है, मुझे तुम तीनों पर गर्व है। अब कीकोरू जैसे अपने फादर के मुंह से इन बातों को सुनती है वैसी वो हक्का बक्का रह जाती है और इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन काफका इन बातों को सुनकर काफी खुश होता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि चीफ शिनोमिया अपनी बात को पूरा करते हैं एंड वो आगे उन तीनों से कहते हैं, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए आगे बढ़ो और आसपास की सारी जगहों को चेक करके इस बात को एंश्योर करो कि आसपास रहने वाले आम लोगों को कोई खतरा नहीं है। उनकी इस बात को सुनकर काफका और कीकोरू दोनों सल्यूट करते हैं और वो कहते हैं, रॉजर सर। लेकिन यहाँ पर हमें देखते हैं कि कमांडर नारुमी कुछ सोचने लगता है और वो यहाँ पर काइजू नंबर 9 की बातों को याद करता है। वो सोचता है कि काइजू नंबर 9 ने काफका से कहा था कि वो उसे खत्म कर देगा और वो उसे मारने के बाद उससे मॉन्स्टर्स की पावर को हासिल कर लेगा। अब मारने वाली बात तो समझ आती है, लेकिन आखिरकार काइजू नंबर 9 ने ये क्यों बोला था कि वो काइजू नंबर 8 से मॉन्स्टर्स की पावर हासिल करेगा? आखिर उसके कहने का मतलब क्या था और आखिर वो चाहता क्या था? क्या वो सिर्फ काइजू नंबर 8 का दुश्मन है या फिर उसका मकसद इससे भी काफी बड़ा है? मुझे इन बातों के बारे में जानना ही होगा। अब कमांडर नारुमी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके वायरलेस पर आवाज आती है और ये बेसिकली ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स होते हैं जो कि वायरलेस के जरिए सभी को बताते हैं कि सभी काइजूस की रीडिंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी अचानक से एक काइजू की रीडिंग आ रही है। वैसे हम इसके बारे में पता लगा रहे हैं लेकिन ढंग से कुछ पता नहीं लग रहा है। अब जैसे इन बातों को बाकी सारे ट्रूप मेंबर्स सुनते हैं वैसे वो सब शॉक रह जाते हैं और वो सब ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये दूसरा मॉन्स्टर कौन हो सकता है। इसके बाद ही काफका ये देखता है कि उसके पास जो काइजू नंबर 9 की बॉडी पड़ी होती है वो धीरे से बोलने लगता है एंड वो काफका से कहता है, तो आखिर उसने कर ही दिया। हाँ उसने, यानी कि मैंने कर दिखाया। हाँ मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हें मार नहीं पाया काइजू नंबर 8, लेकिन हाँ कम से कम मैं अपने मकसद को तो पूरा कर ही लूंगा और आज मैं आखिरकार मॉन्स्टर की महान पावर को हासिल कर ही लूंगा। काफका को उसकी बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वो काइजू नंबर 9 से कहता है कि आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है। लेकिन फिर इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा चीफ शिनोमिया को देखते हैं जहाँ पर उनके पीछे काइजू नंबर 9 होता है और ये असल में काइजू नंबर 9 की असली बॉडी होती है, जो कि यहाँ चीफ शिनोमिया के पीछे से उनसे कहता है, तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मॉन्स्टर नंबर 2, तुम्हारे जैसा इंसान तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों आखिर ये सब क्या चल रहा है? आखिर काइजू नंबर 9 अभी तक जिंदा कैसे है और आखिरकार वो यहाँ चीफ शिनोमिया के पास कैसे आ गया है? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर उसका मकसद क्या है? क्योंकि उसकी बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि अब वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। तो अब क्या काइजू नंबर 9 चीफ शिनोमिया को मार देगा या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उनकी बॉडी का इस्तेमाल करेगा? तो दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब सिर्फ है और वो है हमारा चैनल एनिमेवर्स। सो इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इसके आगे के चैप्टर्स को भी कवर करने वाला हूँ और वो वीडियो भी कुछ ही दिन में आ जाएगी। इसीलिए आगे की स्टोरी को जानने के लिए उस वाली वीडियो को जरूर देखें। लेकिन तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो दोस्तों यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा के नए चैप्टर्स के ऊपर। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और आपको इसकी स्टोरी कैसी लग रही है ये भी मुझे जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, 2000 लाइक्स के एम को पूरा करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करिए। आप कमेंट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, इसीलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। बाकी अगर आपने काइजू नंबर 8 के मांगा की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ही उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।